हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में। इनका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, क्या इनको काम करना पड़ता है एग्जैक्टली, क्या इनका पावर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ऑफिस में, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, स्टेनोग्राफर्स का जो ज्वाइनिंग होता है कौन कौन से डिपार्टमेंट में होता है। तो इनका डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में होता है, आईबी में होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में होता है, सीबीआई में होता है, उसके बाद नारकोटिक्स में होता है, इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होता है, इसके बाद सीबीआईसी में होता है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री है जहाँ पे एक स्टेनोग्राफर की ज्वाइनिंग होती है। और ये अलग अलग अपने करियर के दौरान अलग अलग पोस्ट पे काम करते हैं, जैसे कि पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है, प्राइवेट सेक्रेटरी, इसके बाद एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, इन सारे पोस्ट पे, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गया, तो इन सारे पोस्ट पे काम करते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो एक गजेटेड पोस्ट भी होता है, ठीक है। तो इन सारे पोस्ट पे काम करते हैं एक स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर्स दो ग्रेड के होते हैं, ग्रेड सी और एक ग्रेड डी, ठीक है। तो ग्रेड सी में जो सैलरी मिलता है और जो पर्क्स अलाउंसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है ग्रेड डी के मुकाबले। कट ऑफ होता है वो काफ़ी हाई जाता है ग्रेड डी के मुकाबले, और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, टेस्ट भी होता है, वो भी ज़्यादा हार्ड होता है मुकाबले ग्रेड डी के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर ग्रेड सी और ग्रेड डी के बारे में जानना है और डिटेल में जानना है कि एक स्टेनोग्राफर को का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं व्हाट इज़ स्टेनोग्राफी, व्हाट इज़ स्टेनोग्राफर, एसएससी स्टेनोग्राफर, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सब कुछ। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि रिस्पेक्ट कितना मिलता है एक स्टेनोग्राफर को सोसाइटी में। तो देखिए, एक स्टेनोग्राफर का जो ऑफिस होता है और जिनके साथ वो काम कर रहे होते हैं वो काफ़ी अच्छा होता है, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, रिस्पेक्ट जो है, आप अगर किसी अच्छे डिपार्टमेंट में हो, बहुत अच्छे डिपार्टमेंट में हो, तो आपको रिस्पेक्ट है वो ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में हो, ठीक है, या फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में हो, तो आपका जो रिस्पेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। और आप किसी मामूली किसी ऑफिसर के साथ या मिनिस्टर के साथ नहीं होते हो, आप इंडिया के बेस्ट जो ऑफिसर्स हैं और उसमें जो बेस्ट ऑफिसर्स हैं और मिनिस्टर्स हैं, वहाँ पे उनके साथ अटैच किया जाता है आपको स्टेनोग्राफर्स को, ठीक है। तो रिस्पेक्ट आपका काफ़ी ज़्यादा होता है सोसाइटी में इस एस्पेक्ट में देखा जाए तो। और सैलरी भी जो है दूसरे किसी क्लर्क से काफ़ी ज़्यादा होती है स्टेनोग्राफर की। तो इस एस्पेक्ट में देखा जाए तो सैलरी है, रिस्पेक्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है इस स्टेनोग्राफर की। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पावर कितना होता है। तो देखिए, एक स्टेनोग्राफर जो है वो प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पे किसी ऑफिसर या फिर मिनिस्टर के साथ अटैच किए जाते हैं। तो इस सीन में जो भी नेटवर्क होता है एक ऑफिसर या फिर मिनिस्टर का, वो नेटवर्क, सेम नेटवर्क एक स्टेनोग्राफर भी यूज़ कर रहा होता है उस ऑफिसर या मिनिस्टर के लिए। तो यहाँ पे आपका जो पहचान है, जो आपका कनेक्शन, जो नेटवर्क है, वो भी काफ़ी ब्रॉड हो जाता है और काफ़ी बड़े बड़े लोगों के साथ होता है। तो इन लॉन्ग टर्म आपका जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है अपने करियर के दौरान, ठीक है, एक स्टेनोग्राफर का। तो यहाँ से आपको एक पावर का अंदाज़ा हो गया होगा कि एक स्टेनोग्राफर का क्या होता है, ठीक है, एक सोसाइटी में, अपने सोसाइटी में। अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो या किसी भी स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी से कर सकते हैं। अनअकैडमी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं। इस कोर्स में आपको स्टेनोग्राफर का जो बेसिक सिलेबस होता है, जो हर, चाहे वो कोर्ट वाले स्टेनोग्राफर्स हो या फिर आपके स्टेट लेवल के होंगे या एग्ज़ाम्स स्टेनोग्राफर्स के, या फिर एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस जो है, फुल सिलेबस इसमें कवर करवाया जाएगा। और लगभग 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन फ़ी है वो इसका है 3,400, लेकिन ये आपको पे करने का ज़रूरत नहीं है। आप अगर एग्ज़ाम क्लस्टर 10 कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और जो फ़ी हो जाएगा वो है आपका 3,100 रुपये, ठीक है। तो 3,000 रुपये में आप 1 साल के लिए इंडिया के टॉप टीचर से पढ़ सकते हो अनअकैडमी पे। और साथ ही में मैं बता दूं दोस्तों आपको कि अनअकैडमी का जो फ़ी है, ठीक है, सारे एसएससी का हो गया या फिर बैंकिंग का हो गया, इस सेक्टर का जो फीस है वो बढ़ने वाला है, ठीक है। तो जल्दी ही बढ़ जाएगा ये फ़ी। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हो, चाहे वो स्टेनोग्राफर के लिए हो, चाहे वो एसएससी के लिए हो या फिर बैंकिंग के लिए हो, तो आप जल्दी ही ले लें सब्सक्रिप्शन, क्योंकि एक बार प्राइसेस बढ़ जाएगा तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कूपन कोड यूज़ करना है, आपका जो भी फी स्ट्रक्चर रहेगा उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आइए अब हम लोग बात करेंगे कि एक स्टेनोग्राफर को ऑफिस में क्या क्या काम करना पड़ता है, ऑफिस आवर्स के दौरान क्या क्या वो करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है एक स्टेनोग्राफर। तो सबसे पहले जो है वो है पब्लिक रिलेशंस, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा सिचुएशन होता है कि अलग अलग इशू पे
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर किसी खास डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्री में ने क्या कहा है, उनका क्या स्टांस है, उनका क्या स्टैंड है किसी पर्टिकुलर इशू को लेकर, तो उसके लिए एक रिटन जो नोट होता है वो आपको तैयार करना पड़ता है कि क्या गवर्नमेंट ने स्टांस लिया है। ठीक है, आपके जो मिनिस्टर बोलते हैं, आपके जो ऑफिसर बोलते हैं, उसका एक रिकॉर्ड तैयार करना पड़ता है और फिर जो भी मास मीडिया है उसमें आपको बढ़ाना पड़ता है आगे कि ये हमारे गवर्नमेंट का, ये हमारे मिनिस्ट्री का कहना है। ठीक है, तो ये काम करना पड़ता है। और इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपके मिनिस्टर ने या फिर आपके ऑफिसर ने कहीं पे स्पीच दिया है किसी तरह का या पब्लिक को एड्रेस किया है, तो उसका भी एक रिटन रिकॉर्ड आपको तैयार करना पड़ता है आगे चल के, जो मीडिया में छपेगा, ठीक है, न्यूज़पेपर में छपेगा, मैगजीन्स में छपेगा, वो उसके लिए आपको इनपुट देना पड़ता है। तो उसके लिए आपको जो भी ऑफिसर बोल रहे होते हैं स्पीच में, अगर मान लीजिए यूएन में आपके ऑफिसर ने कुछ कहा है, तो उसके लिए भी आपको एक रिटन रिकॉर्ड तैयार करना पड़ता है और उसके बाद आपको उसका एक नोट कंप्यूटर में तैयार करना पड़ता है। ठीक है, रिकॉर्ड तैयार करना पड़ता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी। ठीक है, तो आपको ये काम करना पड़ता है और इसके साथ साथ आपको अपने मिनिस्टर और ऑफिसर को असिस्ट भी करना पड़ता है। डेली जो वर्क होता है, फाइल का मेंटेनेंस हो गया, रिकॉर्ड तैयार करना हो गया, ये सारे जो छोटा मोटा काम है, जो ऑफिस का क्लर्कियल काम, वो भी आपको करना पड़ता है। ठीक है, डेस्क जॉब जो है बेसिकली, वो आपको मिनिस्टर का हेल्प करना पड़ता है या फिर ऑफिसर को हेल्प करना पड़ता है उसमें। ठीक है, इसके साथ साथ फॉर्मुलेशन ऑफ स्पीच तैयार करना और एड्रेस जो करेंगे आपके मिनिस्टर या ऑफिसर किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे या फिर उसके लिए जो एड्रेस होता है, ठीक है, जो एड्रेसेस होता है वो तैयार करना पड़ता है आपको। और इसके साथ साथ अगर आपके ऑफिसर या फिर आपके जो मिनिस्टर हैं, हम लोग सभी जानते हैं कि ऑफिसर और मिनिस्टर सब जो बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और वहाँ पे जो अपना स्टांस रखते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, तो वो सब का रिटन रिकॉर्ड तैयार होता है। एक जो कुछ भी वो बोलते हैं उसका एक रिटन रिकॉर्ड तैयार किया जाता है एक स्टेनोग्राफर के द्वारा। तो आपको वो सारा कुछ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है वो अटेंड करना पड़ता है अपने ऑफिसर के साथ और रिकॉर्ड तैयार करके फिर न्यूज़पेपर जो है और जर्नल्स जो है वो सारे को आगे बढ़ाना पड़ता है, आपको इनपुट देना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी काम एक स्टेनोग्राफर का होता है। इसके साथ साथ बहुत सारे काम होता है जो एक स्टेनोग्राफर करता है, जैसे कि अटेंडिंग कॉल्स, जो भी फॉर्मल कॉल्स है, ठीक है, जो भी दूसरे डिपार्टमेंट से आता है, दूसरे मिनिस्टर से आता है, तो वो आपको अटेंड करना पड़ता है और अपने ऑफिसर को या मिनिस्टर को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि इनका कॉल है, ये कह रहे हैं ये। ठीक है, तो इसके साथ साथ मेंटेनिंग फाइल्स, जो ऑफिस वर्क है, एक क्लर्कियल काम जो है वो भी आपको संभालना पड़ता है। और इसके साथ साथ डीलिंग विद विजिटर्स, जो भी विजिटर आते हैं ऑफिस में, ठीक है, तो ऑफिसर के केबिन में जाने से पहले आपको उनसे डील करना पड़ता है कि हाँ क्या बात है, क्या काम है। ठीक है, और उसके हिसाब से फिर आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ता है। अगर ज़रूरत है अपॉइंटमेंट का तो आप फिक्स करवाते हो अपॉइंटमेंट, नहीं तो फिर आप उन्हें उस हिसाब से डायरेक्ट करते हो। ठीक है, अरेंजिंग मीटिंग्स, अगर आपके एक ऑफिसर को कहीं पे मीटिंग अरेंज करना है तो आप उनके लिए बात करते हो। ठीक है, तो जो भी ऑफिसर्स हैं या जो भी आगे मिनिस्ट्रीज हैं वहाँ पे आप कांटेक्ट करते हो और मीटिंग अरेंज करते हो। ठीक है, तो आगे जो मिनिस्ट्री है या फिर जो ऑफिसेस है जहाँ पे आपको कम्युनिकेट करना होता है, आपका भी जान पहचान वहाँ पे बन जाता है। ठीक है, कि ये फलाना मिनिस्टर के पीए हैं या फिर असिस्टेंट है। तो इस तरह से आपका जो नेटवर्क होता है वो मिनिस्टर और जो ऑफिसर है उनका जो नेटवर्क होता है वो आप यूज़ करते हो और आपका जो नेटवर्क है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका जो पावर है वो भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नेटवर्क इज़ नेटवर्थ, ये कहा जाता है। इंग्लिश में एक इडियम है, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश में, कि आपका जो नेटवर्क होता है वही आपका नेटवर्थ होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका नेटवर्क कितना ब्रॉड है, कितना बड़े बड़े लोगों के साथ है। इसलिए भी मैंने कहा था कि ये पावर जो है यहाँ पे एक स्टेनोग्राफर का काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसके साथ साथ अगर वो कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है, लेट्स से कि उन्हें यूएन में मीटिंग है, ठीक है, यूएन में कुछ बोलना है, स्पीच देना है, तो वहाँ पे जो ट्रैवल का जो रिलेटेड मैटर्स है वो भी आपको देखना पड़ता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो भी ऑफिसर्स कंसर्न है उस मिनिस्टर के साथ, तो उनके साथ जो भी जो छोटे ऑफिसर्स हैं या बड़े ऑफिसर हैं उनको सुपरवाइज करते हैं आप। ठीक है, तो जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप हो और कमिश्नर ने आपका कहा है कि ये रिपोर्ट मुझे चाहिए, तो आप वो कमिश्नर उनसे नहीं बात करते हो, आप सुपरवाइज कर रहे होते हो सारे इनकम टैक्स ऑफिसर्स को और इंस्पेक्टर्स को। तो वो जो सीजीएल निकालकर जो टॉप के कैंडिडेट्स हैं जो एसएससी सीजीएल से आए हैं उन्हें आप सुपरवाइज कर रहे होते हो। तो यहाँ पे आप
को अंदाज़ा हो रहा है कि अगर आपसे जो उन्हें आप सुपरवाइज करते हो ऑफिस में, तो यहाँ से आपको पावर का अंदाज़ा लग जाता है कि एक ऑफिस में स्टेनोग्राफर्स का क्या पावर होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब टू एग्जाम क्लस्टर।